नमस्कार साथियों, वेलकम, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को प्रस्तावित है और उसके लिए आप सब लोगों के लिए मैं रीजनिंग की क्लास लेकर के रोज शाम को उपस्थित होता हूं, शाम 7:30 बजे। सचिवालय श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोगों को करना है प्रैक्टिस सेट 42, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 42। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज के इस सत्र में रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सबका, वेलकम ऑल। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है भैया पहले क्वेश्चन में? तो कहता है 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए हैं, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे? कितने छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे? फेल छात्रों की संख्या हमसे जानना चाहता है। और कंडीशन क्या दी है? 600 छात्र हैं, भूगोल एक विषय दिया गया है, अर्थशास्त्र एक विषय दिया गया है, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी हमको दी गई। तो क्वेश्चन किस चीज का है? वेन डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वेन डायग्राम का क्वेश्चन। टोटल वैल्यू हमारे पास है 600, छात्रों की कुल संख्या 600 है। एक तरफ हम बना लेते हैं भूगोल, ये क्या हो गया हमारे पास में? भूगोल हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? अर्थशास्त्र है। तो क्या दोनों का कॉमन एरिया है कुछ? हाँ, बोला है 30% छात्र इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 30%। तो भूगोल ये बनाया है और ये बना लेते हैं अर्थशास्त्र, और दोनों में ही पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ये संख्या हमारे पास 30% दे रहा है। ठीक, तो ये संख्या कितनी हो गई? 30। अब केवल भूगोल में पास होने वाले छात्रों की संख्या और निकाल ली जाए। ठीक है, तो उसने कहा है कि 55% छात्र भूगोल विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। भूगोल में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 55%। भूगोल में 30% ऑलरेडी आ चुके हैं ना, भूगोल में 30% ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल कितने पास हुए भूगोल में? 55। तो यहां पर 25% और हो गया, ये हो गया टोटल भूगोल 25 + 30 55। ठीक, उसी प्रकार से 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 65 है। 30 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 35 और कर लिया, 35 और 30 कितना हो गया? 65। अब ये जो हमारे सामने डेटा निकल करके आया है, ये किसका डेटा है? पास होने वाले छात्रों की संख्या, या केवल भूगोल में पास होने वाले छात्र, केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले छात्र, दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की ये टोटल संख्या हमारे पास है। कितना है? 30 30 60 20 80 और 5 5 10। कितना आ गया? ये संख्या हमारे पास निकल करके आ रही है 90। 90% छात्र क्या हैं? पास हो गए हैं। अब अगर 90% छात्र पास हो गए हैं, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी भैया? बताओ, 100 में से 90% छात्र पास हो गए, तो फेल होने वालों की संख्या कितनी हो गई? 10%। अब ये 10% संख्या उसने हमसे पूछी है कि इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे ऐसे छात्रों की संख्या क्या है? तो टोटल छात्र कितने हैं? 600, और 600 में से 10% क्या हो गए? अनुत्तीर्ण रहे। तो 600 का 10% कितना होता है? 600 का 10% हो जाएगा 60। यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर 600 का 10% निकालना नहीं आता है, तो भैया ऐसे कर लो, 600 का 10% ऐसे कर लो। ठीक है, निकाल लो 600 का 10%, और जब 600 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा केवल और केवल 60। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, कितना आ गया? 60 हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने क्या पूछा गया है? कहता है सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना ही अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो ऊपर जानकारी दी गई है, उसके आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है हमसे जानना चाहता है। ठीक, आओ जरा निकालते हैं। तो उसकी कंडीशन दी है
सुषमा रश्मि से धनी है। ठीक है, तो सुषमा किससे धनी हो गई? सुषमा धनी हो गई रश्मि से। सुषमा रश्मि से धनी है। ठीक, कहता है अरुण रश्मि जितना अमीर है। अरुण कितना अमीर है? रश्मि जितना अमीर है। यानी अरुण और रश्मि दोनों क्या है? बराबर हैं। कहता है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। आनंद की कोई और जानकारी हमारे पास फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो सुषमा रश्मि से धनी है, अरुण रश्मि जितना अमीर है, आनंद प्रिया से अमीर है। एक जानकारी ये हमारे पास अलग से है कि आनंद प्रिया से अमीर है। और बोला है शोभा सुषमा से अमीर है। शोभा किससे अमीर है? सुषमा से अमीर है। तो शोभा अमीर है किससे? सुषमा से। तो उसके आगे कौन आ जाएगा? शोभा आ जाएगी। ठीक, ये आनंद और प्रिया का खेल यहां पर अभी क्लियर नहीं है। सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। अब कौन सा कथन निकाल सकते हैं? पहला कहता है रश्मि प्रिया से गरीब है। हमको प्रिया और आनंद इन दोनों को जोड़ने का कोई यहां पर लॉजिक ही नहीं दिया गया। ठीक, कहता है प्रिया अरुण से अमीर है। क्या प्रिया अरुण से अमीर है? ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं। अरुण सुषमा से गरीब है, क्या ऐसा बता सकते हैं क्या? आनंद रश्मि से अमीर है, क्या ऐसा बता सकते हैं क्या? जब चारों स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो तो आपको नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि हमको आनंद और प्रिया की कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। अगर हमें आनंद और प्रिया की कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है तो हम आनंद और प्रिया से संबंधित जानकारी नहीं निकाल सकते। यानी रश्मि प्रिया से गरीब है कि नहीं हमको नहीं पता, प्रिया अरुण से अमीर है कि नहीं हमको नहीं पता, अरुण सुषमा से गरीब है। तो ये हमको दिख रहा है कि सुषमा किससे अमीर है? रश्मि से। और रश्मि और अरुण आपस में बराबर हैं, अमीरी के मामले में दोनों बराबर हैं। अगर सुषमा रश्मि से अमीर है और रश्मि बराबर है अरुण के, तो सुषमा किससे? अरुण से अमीर हो जाएगी। सुषमा अरुण से अमीर हो जाएगी या अरुण सुषमा से गरीब हो जाएगा। ये कंडीशन निकाल सकते हैं ना। ठीक, फिर कहता है आनंद रश्मि से अमीर है। अगेन हमको आनंद और रश्मि की कोई जानकारी नहीं, तो ये भी गलत। तो प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुण सुषमा से गरीब है। ठीक, अगला क्वेश्चन। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, दिख रहे हैं भैया? 4 विकल्प दिख रहे हैं। 4 विकल्पों में से एक क्वेश्चनायर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता। एक शब्द उन्होंने हमको दिया है, शब्द है क्वेश्चनायर। क्या है शब्द? क्वेश्चनायर। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जो क्वेश्चनायर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता। वह एक शब्द ज्ञात करें। वह एक शब्द कौन सा होगा? क्या उत्तर आएगा? बताओ जल्दी से। नेस्ट, कोट, इंटीग्रेशन, क्वाइट, इनमें से कौन सा वो शब्द है जो क्वेश्चनायर शब्द के अक्षरों से गठित नहीं किया जा सकता? प्रश्न का उत्तर क्या समझ में आ रहा है? सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चनायर शब्द में कहीं भी जी लेटर का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इंटीग्रेशन में एक एक्स्ट्रा लेटर जी का प्रयोग किया जा रहा है। और यदि किया जा रहा है तो क्वेश्चनायर शब्द के अक्षरों से इंटीग्रेशन शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने आता है कि शुक्र जिस प्रकार पृथ्वी से है उसी प्रकार बुध से है। एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसका अर्थ मतलब यह है कि शुक्र जिस प्रकार पृथ्वी से संबंधित है, वीनस इज रिलेटेड टू अर्थ, उसी प्रकार बुध का संबंध किससे होगा? बुध का संबंध किससे होगा? ये हमको बताना है, ये हमारा प्रश्न है। तो बताते हैं, समझते हैं क्या उत्तर आएगा इसका। बता डालो जल्दी से। शुक्र का जो संबंध पृथ्वी से है वही संबंध बुध का किससे होगा? क्या आंसर आएगा? सन। ऑप्शन नंबर ए। कैसे आएगा सन? तो भैया शुक्र और पृथ्वी का आपस में क्या संबंध है? अगर हम सौर मंडल की चर्चा करते हैं तो शुक्र और पृथ्वी का आपस में संबंध क्या है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का
सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह, डिस्टेंस के आधार पर नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। उसी प्रकार से भैया जो बुध है वो किसका सबसे नजदीक ग्रह है? जिस प्रकार पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है, वैसे ही बुध किसका नजदीक ग्रह होगा? सन का, प्लेटो का, मंगल का या चांद का। ठीक है, तो जिस प्रकार से शुक्र सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी का है, उसी प्रकार से बुध सबसे नजदीक ग्रह किसका होता है? सन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, श्रृंखला 4, 18, 66, 216, 672 क्वेश्चन मार्क में अगली संख्या क्या है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसका उत्तर बताना है। श्रृंखला 4 से स्टार्ट हो रही है, 672 पर खत्म है। क्वेश्चन मार्क की संख्याओं में 1236, 1982, 1830, 2046 ये ऑप्शन है। यानी मल्टीप्लिकेशन के पूरे पूरे चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन लग जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन यहां पर यूज होगा तो आओ जरा मल्टीप्लिकेशन पकड़ा जाए। 216 और 672 यहां तो क्वेश्चन मार्क है, पता करना है। 216 और 672 अगर हम इसको 216 में कितने का गुणा करें कि 672 के करीब पहुंच जाएं। ठीक है, तो 3 का गुणा कर दें, 200 तिया 600 और 16 तिया 48, यानी 672 के करीब पहुंच जाएंगे। तो 216 में यदि 3 का गुणा करें तो 672 के करीब पहुंचेंगे। 66 में कितने का गुणा करें कि 216 के करीब पहुंच जाएं? अगर 4 का गुणा करेंगे तो 240 और 6 चौको 24 ज्यादा आगे हो जाएगा। यानी यहां पर भी क्या 3 का ही गुणा कर दें? तो 3 का गुणा कर दिया, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18। ठीक, यानी पहुंच जाएंगे 198 पर। ठीक है, 216 के नजदीक है। तो अगर यहां भी 3 का गुणा किया है, यहां भी 3 का गुणा किया है, तो यहां पर भी 3 का ही गुणा होना चाहिए और यहां पर भी 3 का ही गुणा होना चाहिए। यानी एक कांस्टेंट नंबर 3 से लगातार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो प्लस माइनस में क्या चल रहा होगा फिर? अब ये 4 तिया 12, पहुंचना कहां पर? 18 पर। तो प्लस का 6 किया जाए तब 18 होगा। 18 तिया कितना होता है? 54, और पहुंचना है 66 पर। कितना जोड़ा जाए? प्लस का 12 जोड़ा जाए तब 66 होगा। ठीक, 66 तिया कितना हो गया? 198 भाई, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 180 प्लस 18 198। 198 से पहुंचना है 216 पर, तो 2 और 16 यानी कि प्लस का कितना किया जाए? 18। लॉजिक समझ आया? नंबर 3 से मल्टीप्लाइड बाई 3 है कॉन्स्टेंटली, और फिर प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18, तो यहां पर कितना हो रहा होगा? प्लस का 24। तो यहां पर कितना हो रहा होगा? प्लस का 30 किया जाएगा। अब 672 इंटू 3 करना है, तो 6 तिया 1800 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, यानी 210। ठीक है, तो ये हो गया 2010 और 2006, और उसमें हम और जोड़ देंगे अगर, तो 2016 में 30 जोड़ा जाए तो कितना आता है? 2046 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डी सॉरी, ये क्या आ जाएगा? 2046 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा, मल्टीप्लाइड बाई 3 और 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रूथेनियम शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में सजाया जाता है, रूथेनियम नामक एक शब्द दिया गया है और कह रहा है यदि इस शब्द को हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज अरेंज करें तो बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर होगा कौन सा? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूथेनियम आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द सेकेंड लेटर टू द राइट ऑफ द मिडिल लेटर विल बी। कौन सा होना चाहिए जानना चाहता है, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? एकदम घने काले बादल बाहर आसमान की ओर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बारिश जो होगी वो बहुत तेज होगी। अब हो जाए तो है, क्योंकि ऐसा मौसम तो 2-3 दिन से बन रहा है। क्या उत्तर आएगा इसका? आओ देखो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो
रूथेनियम नामक शब्द दिया गया है। ठीक है, रूथेनियम नामक जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के अक्षरों को हमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो RUTHENIUM में सबसे पहले कौन अरेंज होगा? आकर के ई अरेंज होगा। ठीक है, उसने हमसे कहा है मिडिल वाला अक्षर, बीच वाले अक्षर के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। टोटल कितने अक्षर है हमारे पास में? 3 3 6 और 3 9। ठीक है, यानी अगर 9 अक्षर हैं तो बीच वाला अक्षर कौन सा आएगा? 5वें स्थान पर। और 5वें स्थान के बाद कह रहा है कि बीच वाले अक्षर के दाईं ओर दूसरा यानी 7वें स्थान पर जो अक्षर आएगा उसके बारे में वो हमसे जानना चाहता है। कौन सा? 7वें स्थान पर जो अक्षर आएगा। तो सबसे पहले ई को अरेंज करेंगे। ई के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एच है, एच को अरेंज करेंगे। एच के बाद आई को अरेंज करेंगे। आई के बाद हमारे पास में एन दिया हुआ है तो एम को अरेंज कर लेंगे। एम के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, तो एन को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया 5वां अक्षर एन। अब इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा जानना चाहता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो ई एच आई और एम एन में अब हमारे पास क्या बचा है? आर बचा है, यू बचा है, टी बचा है और यू बचा हुआ है। ठीक है, तो आर यू टी और यू में सबसे पहले आर आएगा, इसके बाद क्या आएगा? फिर टी आएगा और फिर 2 बार अंत में यू आ जाएगा। ये बनेगा जाकर के। तो हमारे पास में ये 9 अक्षर अरेंज होंगे। अब मिडिल अक्षर कौन सा है? एन के दाएं दूसरा कौन सा अक्षर है? टी। तो अक्षर कौन सा आएगा? टी। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टी आ जाएगा कि रूथेनियम सबके अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद मिडिल अक्षर टोटल 9 है तो 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर टी होगा। ठीक है, अब एक काम यहां पर कर सकते थे। ठीक है, जो मैं करूंगा क्या कि हमको ये तो पता चल गया था ना, हमको पता चल गया था। क्या पता चल गया था? कि भैया रूथेनियम नामक शब्द के अक्षरों को हमको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। और अक्षर कौन सा पूछ रहा है? मिडिल अक्षर के दाईं ओर दूसरा, यानी टोटल 9 अक्षर हैं, मिडिल अक्षर हुआ 5वां, तो 5वां अक्षर के दाईं ओर दूसरा यानी 7वां अक्षर पूछ रहा है। और टोटल कितने अक्षर हैं? 9। टोटल कितने अक्षर हैं? 9। तो जो लेफ्ट से 7वां होगा वो राइट से कितना होगा? तीसरा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे? हम इसको अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट अरेंज करने की बजाय क्या करते? राइट टू लेफ्ट अरेंज करते। यानी रूथेनियम में सबसे अंतिम अक्षर कौन सा होगा? यू। उसके बाद कौन सा होगा? यू। यू के बाद कौन सा अरेंज होगा? टी। बस हम तब कह देते कि टी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन पहले यह बताना जरूरी था, वरना तुमको यह समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ये समय बचाने का तरीका है और ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, अप्रोच। ठीक, तो दोनों तरीके बता दिए। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इसका उत्तर बताओ जरा क्या आएगा। बारिश शुरू हो गई है साथियों। आ जाओ, इसका उत्तर बताओ जरा क्या आएगा। आसान सा नजर आ रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बाहर जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी संख्याएं स्क्वायर की हैं। 25 100 25 100 25 25 81 36। अच्छा, अंदर और ध्यान से देखो तो ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, तो क्या ये 3 आएगा क्या? ऐसा भी कोई सीन है क्या? 6 5 4 3। बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या आएगा। सेट तो ऐसा किए हैं कि 6 5 4, तो यहां 3 होना चाहिए। ऑप्शन में भी 3 दिया है पर 3 आएगा नहीं, खेल हो जाएगा। आओ जरा देखें। देखो, बाहर की जो संख्याएं हैं वो सारी स्क्वायर की संख्याएं हैं। जैसे 25 5 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। बीच में हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को घटाएं तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर, है नहीं? ऐसा तो नहीं होगा। सबको जोड़ा जाएगा तो 10 10 20 5 25 और 5 30, ऐसा होगा। अगर इन सबको जोड़ लें
तो 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 और 5 30 आता है, लेकिन पहुंचना कहां पर है, 6 पर है। आओ देखें, इसको चेक करें जरा। ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, 5। तो 9 6 15 और 5 5 10 25 हो गया। ये टोटल हुआ 25 और ये लिखा है 5, ये टोटल हुआ 30 और ये लिखा हुआ है 6, यानी 5 का भाग दे दिया जाए। स्क्वायर्स पता करके क्या करें, स्क्वायर रूट पता करके सबको जोड़ो और 5 का भाग दे दो तो अंदर की संख्या मिलेगी। यानी 30/5 कर दो तो कितना मिलेगा, 6 अंदर की संख्या। 25/5 कर दो तो कितना मिलेगा, 5 अंदर की संख्या। सिमिलरली ये सब जगह 25 25 25 लिखा है, यानी कितना आएगा, 5 5 10 5 15 और 5 20 और बटे 5 कर दें तो कितना आएगा, 4, जो कि अंदर की संख्या है। सिमिलरली यहां पर 36 किसका, 6 का, 49 7 का, 9 3 का और 16 4 का, तो 7 6 13 3 16 और 4 20 बटे 5 कर देंगे तो 5 चौको 20। ये हमारे प्रश्न का उत्तर निकलना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, चिन्ह के बाईं ओर के दोनों पद आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं। इतना सब क्यों पढ़े भैया, जब हमको दिख रहा है कि ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम काहे इतना सब नौटंकी पढ़े। हमको पता क्या करना है, विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात करना है। एनालॉगी का क्वेश्चन है, लेटर एनालॉगी का। FHKO संबंधित है UQNL से, तो BCEH किससे संबंधित होगा, ये हमसे जानना चाहता है। ठीक, बताओ इसका उत्तर बताओ क्या आएगा पहले। लेटर एनालॉगी का क्वेश्चन। आओ देखा जाए, FHKO का संबंध किससे दिया गया है, UQNL से। अगर हम F से U पर जाते हैं तो F की प्लेस वैल्यू 6, U की प्लेस वैल्यू 21, जस्ट अपोजिट है। अल्फाबेटिकल सीरीज में F और U कैसे हैं, अपोजिट लेटर्स होते हैं ना। अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का योग 27 होता है। F की 6 है, U की 21 है, तो 21 और 6 27, यानी अपोजिट लेटर्स हैं। और प्लेस वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको मिनिमम एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऐसा मिलेगा जो प्लेस वैल्यू पर आधारित होगा। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम 2 3 4 5 मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यूज आनी चाहिए। तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सिफी लोरक्स वाला, कि सिफी लोरक्स से प्लेस वैल्यू कैसे याद की जा सकती है बिना रटे, बिना परेशान हुए। ठीक, तो F के अपोजिट में U आ रहा है, ठीक है। H से Q, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, Q की होती है 17, तो 8 से 17 हो रहा है, प्लस का 9 हो रहा है ये तो। K से N हो रहा है, 11 से 14। ठीक, क्या ऐसे करें या H से N पर चलते हैं तो 8 और 6 14, Q से K से Q पर चलते हैं रिवर्स में, तो ये हो रहा है 11 + 6 17, और O से L अगर जाते हैं तो ये भी अपोजिट है। O से L भी कैसा है, अपोजिट। 15 से 15 और 12 प्लेस वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर रिवर्स में ऐसे नजर आ रहा है कि H और K को क्या लिखा गया है, यहां पर Q और N लिखा गया है। तो H से Q से K से Q पर ये वैल्यू 11 होती है, ये 17 होती है, ये 8 होती है और ये 14 होती है, तो प्लस का 6 नजर आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है, चल के देखते हैं। सबसे पहले यहां पर B का विपरीत क्या होता है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Y की। ठीक है, तो ये तो Y हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, H से अपोजिट अगर चलेंगे तो H की प्लेस वैल्यू 8 है, कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, S की, तो Y और S कॉर्नर पे आएगा, बीच में क्या आएगा ये पता करना है। Y S के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, यानी पता करना ही पड़ेगा। अब अगर हम ऐसा करें रिवर्स वाला तो क्या सीन बनता है, C और E प्लस का 6 करें, 5 + 6 11 K हो जाएगा, और यहां 3 + 6 करें तो कितना हो जाएगा 9, 9 यानी कि I, K I करके ना
कुछ नहीं है। y और s तो मिल गया, लेकिन बीच वाला लॉजिक नहीं मिला है, बीच वाला लॉजिक नहीं मिला है। और अगर बीच वाला लॉजिक नहीं है तो बीच वाला लॉजिक क्या चल रहा है ये पता करना पड़ेगा भैया, ठीक है। H से Q हो रहा है, K से N हो रहा है, H की वैल्यू 8 है और ये वैल्यू है 17। H की वैल्यू 8 है, ये वैल्यू है 17, K की वैल्यू 11 है, ये वैल्यू है 14, ठीक है। 25 में से 8 घटा दो तो 17 मिलता है, 25 में से 11 घटा दो तो 14 मिलता है। हाँ ये ठीक है, 25 में से, लेकिन चलो चल करके देख लेते हैं। 25 में से h को घटा दिया, h की वैल्यू कितनी होती 8, कितना मिलेगा हमको, ये अगर हम घटाते हैं तो 17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना, 17 मिलेगा, ठीक है। अगर हम घटा दें तो, पर इससे कुछ मिलेगा हमको, चलो 17 मिलेगा। और 17 किसकी वैल्यू होती है, q की, ठीक है। अगर हम 25 में से k को घटा दें जिसकी वैल्यू 11 होती है तो कितना मिलेगा, 14, जो n की वैल्यू होती है और ये q की वैल्यू होती है। मिल तो रहा है। आओ जरा यहां पर भी ला करके देख लिया जाए। यहां पर c की वैल्यू 3 होती है, e की वैल्यू होती है 5। अगर हम 25 में से घटाते हैं 3 को, 25 में से घटाते हैं c यानी इसकी वैल्यू 3 है, तो कितना मिलेगा 22। 22 किसकी वैल्यू होती है, v की वैल्यू होती है, ठीक है। v ऑप्शन में भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया भैया, ठीक। सिमिलरली अगर हम 25 में से घटाते हैं किसको, e को, e की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो मिलता है 20, और 20 किसकी वैल्यू होती है, t की। तो यहां पर क्या आना चाहिए, v और t आना चाहिए, और v और t ऑप्शन में मिल भी रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, मतलब खेल कर दिया क्वेश्चन ने। v और s तो मिल रहा था, ये बीच वाला क्वेश्चन, बीच वाली कंडीशन नहीं मिल रही थी। और बीच वाली कंडीशन कैसे मिली है, इस स्थिति से मिली है। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसको पकड़ते हैं। रमन के विद्यालय की बस उसे उसके घर से बैठाती है। रमन के जो विद्यालय की बस है वो कहां बैठाती है, उसे उसके घर से बैठाती है। वह दाईं ओर 2 बार मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा विद्यालय पहुंच जाती है। यदि विद्यालय पहुंचने के समय बस का मुख दक्षिण की तरफ है तो रमन के घर में निकलने के पश्चात, रमन के घर से निकलने के पश्चात इसका मुख किस दिशा में था। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दी है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी है, एंड की डायरेक्शन दी है कि जब स्कूल पहुंची है तब बस का मुंह कहां था, दक्षिण की तरफ। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी है, एंड की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो क्या करें, जैसे मान लें कि ये हमारे पास रमन का घर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, घर है। अब रमन के घर से रमन को विद्यालय के लिए बस में बैठाती है बस, ठीक है। रमन के घर से बस उसको पिक करती है और फिर दाईं ओर 2 बार मुड़ती है। लेकिन रमन के घर से पिक करने के पहले किस दिशा में, रमन के घर से पिक करने के बाद किस दिशा में चली, ये तो नहीं बताया भाई। 2 बार दाईं ओर मुड़ती है ये तो बताया, लेकिन जब रमन के घर से उसको बैठा करके चली तब किस दिशा में चली ये नहीं बताया, और यही उसने हमसे पूछा है। तो मान लिया कि रमन के घर से वो ऊपर यहां उत्तर दिशा की ओर गई, रमन के घर से ऊपर उत्तर दिशा की ओर गई। कहता है 2 बार दाएं मुड़ी है, तो 1 बार दाएं मुड़ी और फिर दोबारा दाएं मुड़ गई, ठीक है। फिर कहता है फिर बाईं ओर मुड़ती है और विद्यालय पहुंच जाती है। तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा, यहां पर। कहता बाईं ओर मुड़ती है और कहां पहुंच जाती है, विद्यालय पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, विद्यालय पहुंच जाती है। कहता है यदि विद्यालय पहुंचने के समय बस का मुख कहां है, दक्षिण की तरफ है, यानी विद्यालय पहुंचते समय बस का मुख कहां है, दक्षिण की तरफ। तो प्रश्न के अनुसार जो ये दिशा हमको दी गई है, ये दिशा दी गई है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। प्रश्न के अनुसार ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। अब एक बात बताओ भैया, हमको पता है कि डायरेक्शंस तो ये होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। पर हम जब चलना शुरू किए थे तो हम भी यही मान करके चले थे कि ऊपर उत्तर है, पर प्रश्न के अनुसार तो डायरेक्शंस चेंज हो गई ना। अब प्रश्न के अनुसार ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण। अगर प्रश्न के अनुसार ये दक्षिण दिशा है तो इसके यहां पर कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ। तो यहां पर कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट। देखो
नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक, तो क्वेश्चन का जो एंड पॉइंट है उसके अनुसार स्टार्टिंग पॉइंट की भी दिशा हमको चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करोगे दिशाओं में, तो भैया दिशाओं में केवल कितना चेंज होगा, इतना। हमने यहां से चलना शुरू किया और प्रश्न के अनुसार अब ये कौन सी है, ईस्ट दिशा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। हमने कहां से चलना शुरू किया था, हमने यहां से चलना शुरू किया था, तो ये कौन सी दिशा दिखा रहा है, कहां दिखा रहा है, एरो ईस्ट में। यानी कि रमन के घर से निकलने के पश्चात उसका मुख कहां पर था, पूर्व दिशा की ओर था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनेगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है। और केवल डायरेक्शन पूछ रहा था, तो केवल डायरेक्शन पूछने में तो हम लोग ऐसे भी करेंगे, कैसे कि माना यहां पर गई, 2 बार दाएं और 1 बार बाएं है, तो 2 बार दाएं और 1 बार बाएं में दैट इज राइट, राइट लेफ्ट में एक राइट लेफ्ट कट गया, कैंसिल, बचा एक राइट। प्रश्न के अनुसार ये साउथ डायरेक्शन है, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट। ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, हमारे प्रश्न का उत्तर। ये शॉर्टकट है, ये बेसिक, ठीक है। दोनों बता करके चलते हैं, ठीक है, ताकि पहले तुमको बेसिक पता चले कि क्या जा रहा है और फिर शॉर्टकट देख करके आंसर मार देने का, ठीक है। आ जाओ, यदि 8 इंटू 5 का अर्थ है 8 माइनस 5 स्क्वायर और $9.3 का अर्थ है √9 प्लस 3 स्क्वायर, तो 25 इंटू $3.6 का मान क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ जरा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। क्या उत्तर आएगा भैया। 8 इंटू 5 अगर कहीं पर लिखा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, 8 माइनस 5 स्क्वायर से सॉल्व करना है। अगर $9.3 कहीं लिखा है, यानी एलिमेंट्स के बीच में डॉलर है, तो उसको √9 प्लस 3 स्क्वायर करके सॉल्व करना है, ऐसा उसने हमको बताया। तो कहता है ये जो दिया गया है हमारे सामने, क्या दिया गया है, 25 इंटू $3.6, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करें पहले 25 इंटू 3 को सॉल्व करें, पहले 25 इंटू 3 को सॉल्व करें। जैसे 8 इंटू 5 का अर्थ है 8 माइनस 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो ये हो गया 25 माइनस 9, कितना हो गया हमारे पास में, 16। तो ये क्या बचा, 16। यहां क्या चल रहा था, $6 एज इट इज चल रहा था, यहां पर $6 एज इट इज चल रहा था। अब क्या हुआ, ये $6। अब अगर लिखा हुआ है $9.3, तो लिखा है उसका मतलब √9 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो $16 का मतलब क्या हो जाएगा, $16 का मतलब हो जाएगा √16 प्लस 6 का स्क्वायर। √16 क्या आ जाएगा, 4, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, बराबर किसके हो जाएगा, 40 के। हमारे प्रश्न का उत्तर कहां लिखा है, हाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, 40 क्या हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। आइए चेक करें भैया, ये आकृति हमको दिख रही है और इस आकृति में हमसे पूछ रहा है ट्रायंगल। तो ये तो बॉक्स है ना, ये तो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में कितने ट्रायंगल होंगे ये पहले फाइंड आउट कर लो। बाहर के ट्रायंगल अलग से हमको नजर आ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। बताओ उत्तर जल्दी से। ठीक, बढ़िया। तो भैया देखो क्या चल रहा है, सबसे पहले अगर हम इस बॉक्स को पकड़ते हैं तो इस बॉक्स से हमको कितने ट्रायंगल मिलते हुए नजर आएंगे, इस बॉक्स से कितने ट्रायंगल मिलते हुए नजर आएंगे। मैंने क्या बताया है कि अगर किसी बॉक्स के अंदर ट्रायंगल काउंट करना हो तो बॉक्स की काउंटिंग कर लो, बॉक्स के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सबकी काउंटिंग कर लो। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, और जो अंतिम संख्या उसमें 2 का गुणा कर दो, उतने ही ट्रायंगल मिलेंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी इस बॉक्स से कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 8। सिमिलरली इस वाले बॉक्स से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 8 ट्रायंगल मिल जाएंगे, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक। अब अगर दोनों बॉक्सेस को मर्ज कर देते हैं,
दोनों बॉक्सेस को मर्ज कर देते हैं तो और कौन कौन से ट्रायंगल्स मिलेंगे। देखो अगर दोनों बॉक्सेस को मर्ज कर दें तो एक ट्रायंगल हमको ये मिलता हुआ नजर आ रहा है 1, और दूसरा ट्रायंगल हमको ये मिलता हुआ नजर आ रहा है 2। कितने और ट्रायंगल मिल गए? 2। तो 2 ट्रायंगल हमको यहां पर और मिल गए। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल और हो गए प्लस का 2। ठीक, क्या अंदर कोई और ट्रायंगल मिलेगा हमको? यहां अंदर नहीं, कोई और ट्रायंगल नहीं है। अब बाहर के 4 ट्रायंगल और दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 ट्रायंगल और नजर आ रहे हैं। तो प्लस का 4 और कर लिया, कितना हो गया? 8 8 16 4 20 और 2 22। कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 22। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न हम सभी के सामने क्या कहता है? चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जाता है। ये हमारे पास एक ओपन डाइस जैसा सीट दिया गया है और कह रहा है इस सीट से क्या किया गया है? एक बॉक्स बनाया गया, दैट इज क्लोज्ड डाइस में परिवर्तित किया गया है। कहता बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? किसके? एम के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये वो हमसे जानना चाहता है। तो एम के विपरीत हमसे जानना चाहता है, हम क्या करें? इस ओपन डाइस में अपोजिट फाइंड आउट करें। अपोजिट फाइंड आउट करेंगे तो बॉक्स के विपरीत क्या आएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, कैसे अपोजिट फाइंड आउट करते हैं? तो हमने क्या बताया है ओपन डाइस के लिए कि ओपन डाइस में अल्टरनेट फेसेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी सबसे पहले हमको मिल रहा है ओ से आगे बढ़े तो मिला एम को छोड़ दो, फिर क्या मिला? पी। ठीक है, तो O और P क्या है? अल्टरनेट फेसेस, O और P अपोजिट होंगे। सिमिलरली ये क्या है? M है। ठीक है, M से आगे बढ़े, P को छोड़ा, कहां पर आ गए? Q पर आ गए। ठीक, तो M और Q क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसने यही हमसे पूछा कि M के विपरीत में क्या आएगा? Q। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, और L और N एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि 27 मई 2007 को रविवार है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ओके, तो तारीख दी गई है 27 मई और यह तारीख दी गई है 25 मई 2007 से 2018 पर जाना है। 27 मई 2007 से 25 मई 2018। ठीक, लेकिन 27 मई से 25 मई तक ही जाना है भैया, तो हमको 25 मई 2017 तक जाएं। 27 मई 2017 से 27 मई 2017 तक, और फिर मंथ वाइज चले। इतना पागलपन कौन करे? एक काम करो, काम क्या करो कि ये लिखा है ना 27 मई 2007 से कहां जाना है? 25 मई 2018। तो हम 25 मई 2018 की बजाय सीधा चलते हैं 27 मई 2018 की जगह, है कि नहीं? 27 मई 2007 से 27 मई 2018 की डेट निकाल लें। अब 27 मई को अगर दिन हमको पता है 2018 का, और 25 मई का पूछेगा तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? 27 मई 2007 से 27 मई 2018 तक जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2007 से 2018 कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। इन 11 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? विषम दिनों की संख्या, जितने ईयर हैं उतने विषम दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 11 मिलेंगे प्लस। ठीक है, प्लस क्या करें? इन 11 वर्षों में लीप ईयर्स की संख्या कितनी है? ठीक है, तो अगर हम 2007 से चलना शुरू करेंगे तो लीप ईयर कौन से ईयर होते हैं? जो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो 2007 से आगे चलेंगे 2008, 4 से डिविजिबल है 2008, फिर 2012, 2016 और फिर 2018 खत्म हो जाएगा। यानी 7 से 11 तक 3 लीप ईयर मिलेंगे। 2008, 2012, 2016 कितने लीप ईयर मिल रहे हैं? 3। तो प्लस का 3 यहां पर कर दिया। ठीक है, और कहां पर आ गए? 27 मई 2007 से 27 मई 2018 तक आ गए। 25 मई तक नहीं आए हैं, कहां तक आए हैं? 27 मई तक। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 11 + 3 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर हो गया 0। विषम दिनों की संख्या कितनी मिली? 0। तो अगर विषम दिनों की संख्या 0 मिल गई तो इसका मतलब है जहां से चलना शुरू किए वहीं आ गए, यानी रविवार पर आ गए। तो रविवार आएगा। किसका दिन आया रविवार? 27 मई का। ठीक है,
यानी 27 मई को क्या दिन आया, रविवार का दिन आया। क्यों आया भैया, 27 मई क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम 27 मई 2007 से 27 मई 2018 जा रहे हैं, 25 मई नहीं जा रहे हैं, ताकि 27 मई का दिन पता चल जाएगा तो 25 मई के लिए 2 दिन पीछे चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 27 मई को कौन सा दिन आया है, रविवार का, तो 25 मई को कौन सा दिन होगा, अगर 27 मई को रविवार का दिन है तो 25 मई को कौन सा दिन होगा भैया, तो रविवार से 2 दिन पीछे, क्योंकि 27 मई से 2 दिन पीछे जा रहे हो तो रविवार से 2 दिन पीछे क्या आ जाएगा, शनिवार शुक्रवार, यानी प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए, शुक्रवार, फ्राइडे। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। आइए सॉल्व किया जाए ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को। सुरेश की बहन कौन है, राम की पत्नी है, ठीक है, और राम किसका भाई है, रानी का भाई है। राम के पिता कौन है, मधुर हैं, ठीक। तो सारी स्थितियां शुरू हो रही कहां से, राम से, ये राम हो गए, ठीक है। राम के पिता कौन है, मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर हैं, ठीक। फिर सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो सुरेश की जो बहन है उसके बारे में हमको दिया तो नहीं गया, लेकिन सुरेश की जो बहन है वो कौन है, राम की पत्नी है, ठीक। तो सुरेश की बहन पत्नी है, किसकी पत्नी है, राम की, अभी पता चल जाएगा कि कौन है, ठीक है। कहता है राम रानी का भाई है, ये जो राम है ये किसका भाई है, राम भाई है रानी का, तो राम रानी का भाई है। कहते हैं राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है। शीतल कौन है, राम की दादी। अगर शीतल राम की दादी है तो निश्चित तौर पर मधुर की माताजी कौन होंगी, मधुर की माताजी शीतल होंगी। तो राम के पिता कौन है, मधुर हैं, और मधुर की माताजी कौन होंगी, शीतल। मधुर की माताजी कौन होंगी, शीतल। तभी तो राम की दादी शीतल कहलाएंगी ना, राम की दादी कौन कहलाएंगी, शीतल। तो राम के पिता है मधुर और राम की दादी कौन हो गई, शीतल, यानी मधुर की माता कौन हो गई, शीतल, ठीक। तो शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रीमा किसकी पुत्रवधू है, शीतल की। तो शीतल के बेटे कौन है, मधुर। रीमा किसकी पुत्रवधू है, शीतल की। रीमा शीतल की बहू है, तो शीतल का बेटा कौन है, मधुर है। रीमा ने मधुर से विवाह किया होगा तभी तो रीमा शीतल की बहू कहलाएगी, है कि नहीं। तो यहां से कंफर्म होता है कि रीमा और मधुर आपस में क्या हैं, विवाहित हैं। रीमा और मधुर आपस में विवाहित हैं, ठीक। फिर कहता है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, ठीक है। रोहित कौन है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रानी का भाई कौन है, राम। रानी का भाई कौन है, राम है। तो राम का पुत्र कौन होगा, रोहित। तो क्या हो गया कि रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई राम का पुत्र कौन हो गया, रोहित हो गया। कहता है रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, ठीक। सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है। सुरेश की बहन जो है वो राम की पत्नी है, और अगर सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, तो राम का जो बेटा है रोहित वो सुरेश की बहन का भी बेटा होगा, और सुरेश की बहन का बेटा सुरेश के लिए क्या कहलाएगा, सुरेश की बहन का बेटा सुरेश के लिए क्या कहलाएगा। उसने यही पूछा ना कि रोहित सुरेश का क्या कहलाएगा, तो सुरेश की बहन का बेटा रोहित सुरेश के लिए क्या कहलाएगा, उनका भांजा कहलाएगा। और यदि भांजा कहलाएगा तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, भांजा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़े से लोग ज्यादा थे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 हो जाता है। At what time between 3 and 4 o'clock both the hands of a clock become 1/3 of a right angle? That means कि उसने पूछा क्या है हमसे, जानना क्या चाहता है
कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 हो जाती हैं। दैट इज ओके, ठीक है। तो भैया समकोण क्या होता है? समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री। और पूछ रहा है कि 3 से 4 के बीच किस समय दोनों सुइयां समकोण का 1/3 होती हैं। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का 1/3 दैट इज 30×90 कितना? 30 डिग्री हो जाती हैं। यानी वो हमसे सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि 3 और 4 बजे के बीच एग्जैक्टली 30 डिग्री का कोण कब बनेगा ये बताओ। घुमा करके वही बात पूछा है कि 3 और 4 बजे के बीच समकोण का 1/3 दोनों सुइयों के बीच कब होगा, एग्जैक्ट टाइम वो बताना है। ठीक है, तो समय हमारे पास क्या दिया गया है? 3 से 4 का समय हमारे पास क्या है? 3 से 4 का। अगेन वही 60/55 वाला खेल चलेगा। समय दिया गया है 3 से 5 का, ठीक। और अगर समय दिया है 3 से 5 का तो खेल क्या होगा कि घंटे की सुई कहां पर होगी? 3 पर, और मिनट की सुई कहां पर होगी? 12 पर। घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर। और फिर यहां से ये 12 से 1 होगा, ये 12 से 1 के बाद 2 होगा, ठीक। और हमको क्या करना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा? एट व्हाट टाइम 30 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। ये हमसे वो जानना चाहता है। तो क्या कहेंगे? सिंपल सा खेल जो हम लोग करते हैं, माना घंटे की सुई क्या है? कांस्टेंट। घंटे की सुई कांस्टेंट है, तो मिनट की सुई को कितना चला दो कि 30 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है। तो घड़ी में प्रत्येक घंटे के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। यानी 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 से 2 के बीच 30 डिग्री का, 2 से 3 के बीच 30 डिग्री का। घड़ी में प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 3 और 4 के बीच में हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करें? घंटे की सुई को 3 पर कांस्टेंट कर दिए और मिनट की सुई को चलाना शुरू करें। तो मिनट की सुई को कितना चला दें? मिनट की सुई को अगर हम 12 से चलाना शुरू करें और 12 से चला करके हम कहां पर ले आए? 2 पर। मिनट की सुई को 12 से चला करके 2 पर ले आए तो घंटे की सुई 3 पर कांस्टेंट है, मिनट की सुई 2 पर है, इनके बीच में ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक। यही वो जानना चाहता है कि 30 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली किस टाइम पर बनेगा। तो क्या कर दिया जाए? आगे सॉल्व कर लेते हैं। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60/55 इंटू मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी, कहां से कहां तक? 12 से 2 तक आई है, तो 12 से 2 मतलब कितना चला है? 10 मिनट। तो 60/55 इंटू 10, इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 10 सही 10/11 मिनट, यानी कि 3 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, बात क्लियर? ठीक। 15 क्वेश्चन आज के सत्र के हम लोगों ने किए और सारे के सारे मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से बन गए होंगे आपसे, और जो नहीं बने होंगे आपसे वो यहां पर आपको समझ आ गए होंगे जब मैंने उनको बनाया होगा, ठीक है। तो फिर चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। इसका डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करें? तो आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज वहां पर उपलब्ध हैं। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए या कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आए या किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लें, ठीक है। कुछ कोर्सेस आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि आरओ की परीक्षा के लिए, ठीक है, आरओ की परीक्षा के लिए यह अधिकारी कोर्स उपलब्ध है, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आरओ की परीक्षा के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। ये कोर्सेस आपकी सहूलियत के लिए लाए गए। यदि आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेस से पढ़ सकते हैं, नहीं जरूरत है तो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए, एज इट इज चलती रहेंगी, है कि नहीं। दूसरा एक कोर्स आप लोगों के लिए है फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग, खाकी बैच करके है, फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का कंप्लीट A to Z कोर्स है, ठीक। आप किसी भी परीक्षा को दें, किसी स्टेट की परीक्षा को दें, अगर एक बार आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लेते हैं,
ठीक है, तो रीजनिंग आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, रीजनिंग जितने भी मार्क्स का पूछा जाएगा आप उसको करके आएंगे, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगा। इस फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर यूपी पुलिस वाले बच्चे जो कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर की परीक्षा देने जा रहे हैं अपकमिंग वाली, वो जरूर कर लें, क्योंकि 55-56 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, केवल यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, बाकी कोई परीक्षा नहीं देने की कसम खा चुके हैं, सिर्फ यूपीएसआई पढ़ना है हमको और कुछ नहीं पढ़ना है, तो यूपीएसआई के बच्चों के ये कोर्स है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब ये सारे कोर्स कोई जबरदस्ती नहीं कि ज्वाइन करना है, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए यहां पर उपलब्ध है। अगर तुमको लगे कि हमको नीड है कोर्स की तो कोर्स उपलब्ध है, नहीं नीड है तो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं, है कि नहीं। इन सारी क्लासेस का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई डाउट आए तो यहां पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो अपने आप को, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करोगे ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्लासेस के सारे लिंक यहां पर मिल जाएंगे, कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे, और आप अपने डाउट को भी हमारे साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ठीक, और अंत में भैया राम राम कहने से पहले क्लास को लाइक कमेंट करना मत भूलना, अपनी इच्छा अनुसार शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो अब मुलाकात करेंगे अगले सत्र में आप लोगों से, तब तक के लिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो, और सिलेक्शन निकालते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक धन्यवाद।